हमारे सभी सुनने वालों को, सभी सखियों, सहेलियों को चंचल वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। आज बहुत दिन बाद इस मंच पर आपसे मुलाकात हुई। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि हम लोग एक साथ बहुत दिनों बाद आए हैं। हाँ। और सभी साथियों को नमस्कार इस जोड़ी का। हाँ, तो अब बारी आती है ये बताने की कि आज जब पिटारा खुलेगा सखी सहेली का तो क्या-क्या सुनने मिलेगा? खुल चुका है, देखो भाई, सबको पता है कि आज व्यंजन का दिन है, तो सभी इंतजार कर रहे होंगे कागज कलम लेकर कि क्या-क्या बताया जाएगा। तो जाहिर है कि कुछ पेय पदार्थ हम बता देंगे आज व्यंजन विधि में, है ना चंचल? बिल्कुल, ऐसे पेय पदार्थ जो इस बहुत तेज गर्मी में कुछ राहत दे जाएंगे। बिल्कुल, और स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य का हम बराबर ख्याल रखते हैं। इसीलिए जो आजकल हम प्रचलित है नॉन स्टिक बर्तन, उनका प्रयोग कैसे करें और किस तरह से करें ताकि हमारे लिए वो स्वास्थ्य के लिए हितकर भी बने रहें, और जो बाकी उसके फायदे हैं, यानी कि जो हम इस्तेमाल में बड़ा आसान हो जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जो बड़े आसानी से उस पर बन जाते हैं, तो उनका भी आनंद हम लेते रहें। और स्वास्थ्य की बात चली है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो हम चीजें उगाते हैं तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए जैविक खाद का बड़ा उपयोग होता है। बिल्कुल, तो इस बारे में भी थोड़ी सी बात होगी। जैविक खाद का उपयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जैविक खाद कैसे बनाएं इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि घर से अक्सर जो चीजें निकलती हैं, खाने वाले जो अवशेष होते हैं, बड़ी तकलीफ होती है कि उनको कैसे हम इन सब धूल मिट्टी इन सब में भेज दें या बर्बाद कर दें, कह सकते हैं। तो उनका कैसे सदुपयोग करें, इस बारे में बात करेंगे। जैविक खाद कैसे बनाएं, और जाहिर है कि सखी विशेष का आज दिन है, और सखी विशेष में हम आज बात करेंगे तबला वादक अनुराधा पाल के बारे में, है ना? तो यानी बात हो गई इस गीत संगीत की। संगीत से जुड़ा क्षेत्र है, तो पहले गाना ही सुन लिया जाए। अच्छा, तो शुरुआत इसी से, ठीक है।
कभी कभी। कभी कभी होती है दिलबरों की नायक, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। ऐसे कलाकार भी बहुत कम और बहुत कभी-कभी मिलते हैं जो बहुत ऊंचा नाम कर जाते हैं और कहते हैं कि तबले के क्षेत्र में अपना नाम करना एक स्त्री के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और अनुराधा पाल ने वो करके दिखा दिया। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि 13 वर्ष की उम्र से तबला बजा रही हैं और सब जानते ही हैं कि अल्लाह रखा साहब की आप और जाकिर हुसैन की शिष्या हैं। तबला वादन वो भी एक लड़की के द्वारा। उनको खुद बड़ा आश्चर्य लगता था जब लोग आश्चर्य करते थे कि जब वो सीख रही थी कि बड़े चौंक जाते थे, बड़े हैरानी से देखते थे। तब उनको समझ में आया कि अच्छा, लड़की के लिए तबला सीखना बड़ा मतलब वाकई हैरानी की बात है। लेकिन तबले से एक ऐसी लगन थी कि इसके लिए पढ़ाई को भी किनारे करके 8-8 घंटे तक वो रियाज कर रही थी अपने तबले का। और इनके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें कि इनका जन्म हुआ मुंबई में। उनके पिता देविंदर पाल एक फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंसी में एमडी थे और इनकी माँ ईला पाल एक चित्रकार और लेखक थी। इनका रुझान संगीत की तरफ हमेशा से रहा। तो दरअसल परिवार के साथ ऐसा होता है ना कि परिवार के जब वीकेंड पे हम परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो इनका परिवार अक्सर आर्टिस्ट के जो कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे वहां जाया करते थे ये लोग देखने के लिए। और वहीं से इनका जो रुचि थी संगीत के प्रति हो गई, वो इनकी बहुत बढ़ने लगी। और जब 7 साल की हुई तो स्कूल में ही शास्त्रीय संगीत के साथ उन्होंने शुरुआत की और तबले का रियाज भी शुरू कर दिया। और उन्होंने पाया कि तबले की तरफ उनका रुझान ज्यादा है। तो 10 साल की होते होते तो वो स्टेज पर परफॉर्म भी करने लग गई थी। और शिक्षा इनकी शुरुआत जब हुई तो मदन मिश्रा जी से आपने लिया, जो बनारस घराने के तबला वादक थे। उनसे बनारस घराने की बारीकी सीखी जो आगे काफी काम आई। बाद में उन्होंने श्री माणिक राव पोपटकर जो बनारस घराने के ही थे से शिक्षा ली और फिर अंत में पंजाब घराने के उस्ताद अल्लाह रखा उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ गंडा बंधन के बाद विधिवत शिक्षा शुरू कर दी। और जब उस्ताद अल्लाह रखा से तबला वादन सीखने की बात चली तो जो उनका ग्रुप था वहाँ वो अकेली लड़की हुआ करती थी। तो बड़ी अजीब सी बात थी ना कि सारे लड़के हैं और ये लड़की हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मुझे भी आप एक चौथे लड़के के रूप में ही शिक्षा दीजिए। और वो जानती थी कि इनके साथ अगर मुझे सीखना है, इन लड़कों के साथ, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बहुत घंटों तक उनके जो गुरु थे वो भी उनसे रियाज करवाते थे और उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। लोग उनकी तबला सुन के कहा करते थे कि आप एकल जो प्रदर्शन है अपना एकल प्रस्तुति दीजिए। लेकिन वो ये नहीं चाहती थी। वो कहती थी कि हर आर्ट के साथ इसे पेश करना चाहिए क्योंकि इस तरह से बहुत अलग तरह के अनुभव उनको मिलते हैं। क्योंकि नृत्य के साथ अलग ढंग से बजता है। तबला जो एकल है उसका अलग होता है, शास्त्रीय के संग अलग, सुगम के साथ अलग उसका अंदाज होता है। तो और एक बात तो है कि कुछ तो था उनके में, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे चौथे लड़के के रूप में आप लें, यानी कि ये रियायत ना करें कि मैं लड़की हूं तो थोड़ा सा मुरव्वत कर दी जाए कि अच्छा ठीक है, नाजुक है, चलो छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जब आप एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमें सबके साथ चलना है तो फिर बढ़ ही जाते हैं आगे, है ना। तो बहुत सारे इसीलिए तो दिग्गज संगीतकारों जैसे पंडित जसराज जी, पंडित शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया जी, उस्ताद जाकिर हुसैन, विदुषी गिरजा देवी, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद सुल्तान खां, उस्ताद शाहिद परवेज, पंडित विश्वमोहन भट्ट। और युवा उस्तादों की अगर बात करें तो जैसे राकेश चौरसिया, राहुल वर्मा, साबिर खान, नीलाद्रि कुमार, इन सब के साथ आपने
तबले पे संगत की, या कह सकते हैं कि संगीत का एक अलग संसार रच दिया उन्होंने, है ना। और इसके संग संग जैज, लैटिन, वेस्टर्न, क्लासिकल और ऐसे ही फ्लेमेंको, लोक विधाएं और अफ्रीकी संगीतकार सभी के साथ संगत की। और इतनी सफलता तभी मिलती है या इतनी ज्यादा नामचीन आप तभी हो सकते हैं जब बहुत मेहनत की हो। तो इनके परिवार में इसी चीज पर हमेशा जोर दिया इनके माता पिता ने कि आपको रियाज बहुत करना है और अपने काम को खाली तबला वादन नहीं समझना, इसे पूजा की तरह समझो। और यही एक वजह रही रेणु जी की उनके काम में बहुत ज्यादा व्यावसायिकता नहीं आ पाई। ये वो अनुराधा जी स्वयं बताती हैं ना। हाँ। और उसके साथ साथ उनके काम को अगर देखें हम, जिसने भी सुना होगा सब जानते हैं किस तरह से दिखाई देता है उनके प्रदर्शन में अविश्वसनीय तैयारी, लयकारी, बेदाग प्रस्तुति, ये सब उनके जब वो तबला बजाती हैं तो दिखाई देता है। ये जो रियाज की बात कर रही हो ना, वो सब कुछ उनके दिखता है ना। तो 17 वर्ष की ही उम्र में लेडी जाकिर हुसैन के रूप से के नाम से आपको सम्मानित किया गया और आकाशवाणी पर भी प्रदर्शन किया आपने बहुत बार। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पैनल में भी वो कार्य करती हैं। और 2017 साल की अगर बात करें तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बालग्राम तालुका जट, सांगली, महाराष्ट्र में 1 लाख से भी अधिक ग्रामीणों के लिए प्रदर्शन किया था। क्या बात है। उन्होंने एम.एफ. हुसैन की फिल्म गजगामनी के लिए पृष्ठभूमि स्कोर की रचना की। वहीं बहुत सारी लघु फिल्मों, वृत्तचित्र, थिएटर और अन्य काम और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी संगीत तैयार किया। यह कह सकते हैं कि लगभग हर विधा में उन्होंने काम किया, है ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बर्कले कॉलेज ऑफ म्यूजिक, MIT USA में है, वियना बॉयज चॉयर, पलाजो डुकाले जो इटली में है, ये बहुत तमाम जगह हैं, UK, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगह पर अपने वो व्याख्यान दे चुकी हैं, प्रदर्शन कर चुकी हैं, बहुत सारी कार्यशाला यानी वर्कशॉप भी वो आयोजित कर चुकी हैं। उन्होंने न्यूरो साइंसेज यूनिवर्सिटी सैन डिएगो में रिलेशनशिप विद ब्रेन, म्यूजिक एंड लैंग्वेज और हार्वर्ड साइंस सेंटर में स्टडी ऑफ तबला, एस्थेटिक्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज किताबों के शोध कार्य में भी अपना योगदान दिया है। या कह सकते हैं ना कि किस तरह से आपके तंत्रिका तंत्र पर संगीत का क्या असर होता है, इस तरीके के भी उन्होंने शोध किए। और बहुत जगह पर अलग अलग समारोह में वो प्रदर्शन कर चुकी हैं, देश में भी विदेशों में। तो जिन देशों की अगर बात करें तो वहाँ पर ये पोलैंड, खास ये हैं, हाँ, पोलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, हंगरी, सर्बिया, दुबई, हांगकांग, थाईलैंड, कोई ऐसी जगह मुझे लगती नहीं जो छूट गई हो। वही कह रहे हैं, जो खास है वो ये है कि सिंगापुर है, जैसे जापान है, लगभग सभी जगह किया। अफ्रीका में कला प्रवीण व्यक्ति महोत्सव की रात, मॉरिशस में, इस तरह से नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया में, मतलब बहुत सारी जगह पर आपने किया। बेलिंगन ग्लोबल कार्निवाल भी उल्लेखनीय है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो कहते हैं ना कि फेस्टिवल्स होते हैं विदेशों में भी, उसमें भी आपने अपने प्रदर्शन किए। अन्य प्रदर्शनों की अगर बात करें तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो ब्राजील में हुआ, फेस्टिवल म्यूजिक मल्टी मॉन्ट्रियल कनाडा, ये भी बहुत इनके बेहतरीन प्रदर्शन माने जाते हैं। और इनके बारे में और बातें करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में अब समय हो चुका है एक अंतराल का। रेणु जी, हम बात कर रहे थे इनके अलग अलग जगह पर किए गए प्रदर्शन के बारे में। तो साल 1999 में जापान में हुए एशियाई कलाकार शिखर सम्मेलन में भी वो प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और 1996 में उन्होंने अपना पहला जो संगीत बैंड है, हाँ, वो बना लिया था। वो भी शास्त्रीय संगीत बैंड, हाँ, बड़ा अनोखी सी बात है। और ये बैंड भारतीय पारंपरिक क्षेत्र में महिला शक्ति के उद्भव को दर्शाता है और इस बैंड ने भारत के अलावा कई देशों में भी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। बैंड में क्या है कि कनाडा संगीत, मतलब ऐसा नहीं केवल हिंदुस्तानी संगीत बल्कि कर्नाटक संगीत के साथ साथ हिंदुस्तानी संगीत, ताल के साथ राग और समकालीन के साथ पारंपरिकता का एक अनूठा संयोग है। सब कुछ मिला के उन्होंने एक बेहतरीन प्रदर्शन इसमें किया है। उन्होंने दुनिया के कुछ
सबसे संगीतज्ञ समारोह में दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। और जैसे कि ये पहले ही हम बैंड्स के बारे में बता रहे हैं कि फ्यूजन ही है एक तरीके से, कि परंपरा को भी लेकर चली, कुछ नए प्रयोग किए। फ्यूजन में भी उन्होंने अपना एक बैंड बनाया है जिसका नाम रिचार्ज है। वो नियमित रूप से सर्वश्रेष्ठ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संगीतकारों, नर्तकियों, चित्रकारों, कवियों, इन सभी के साथ समय समय पर प्रदर्शन करती रहती हैं। विविध शैलियों जैसे हिंदुस्तानी, कर्नाटक शास्त्रीय, जो शास्त्रीय शैलियां हैं हिंदुस्तानी और कर्नाटक, इनमें ताल, लोक, फ्यूजन, इन सब से जुड़ाव उनका शुरुआत से रहा है। बिल्कुल, इसीलिए तो उन्हें बहुत सारे प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। अखिल भारतीय युवा महोत्सव में स्वर्ण पदक मिला। इसी तरह से भारतखंडे ललित शिक्षा परिषद द्वारा ताल रत्न पुरस्कार, पंडित जसराज जी द्वारा सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिला। तो अलग अलग प्रदेश के द्वारा भी उन्हें मिला, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी मिला। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट का भी से अभी आप नवाजी जा चुके हैं, यानी कि वो हैं। और इसी तरह से वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड भी आपको 2017 में मिला। 2018 में एक महिला पुरस्कार जो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया गया था, ये भी प्राप्त कर चुकी हैं। और बीबीसी रेडियो वर्ल्ड सर्विस प्रोग्राम ने उन्हें 1991 इस साल में भारत की प्रमुख 5 महिला संगीतकारों में से एक के रूप में चित्रित भी किया है। क्या बात है। अनुराधा पाल एक ऐसी कलाकार है जिनके नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं, और वो भारत की सबसे कम उम्र की महिला संगीतकार हैं। उन्होंने वुडापेस्ट में उन्होंने वुडस्कॉक फेस्टिवल में भी अपनी प्रस्तुति दी है। और वुडस्टॉक फेस्टिवल जो है ये यूरोप में होता है रेणु जी, जहां 4 लाख लोगों के सामने एक खुले मंच पर इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। अनुराधा पाल इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि अकादमी चलाती हैं और अपने शिष्यों को तबला वादन के गुर सिखाती हैं। कई संगीत एल्बम में आपने काम किया है। फिल्मों में भी संगीत को लेकर ज़्यादा उत्साहित रहती नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत और बाकी वो जिस तरह के प्रयोग कर रही हैं, जाहिर है कि उसमें वो ज़्यादा ध्यान लगा रही हैं। और एक अलग अपना जो कहते हैं ना, कि उन्होंने कहा कि हर एक कला के रूप में उसको प्रस्तुत करें, तो वही उसका वो निर्वहन कर रही हैं। और भी ऊंचे मुकाम हासिल करें, यही शुभकामना है हमारी। जी। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में।
खुद है दीवाना। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। बहारों की बात हो तो जब मन खुश होता है तो बहार बहार सब लगता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनसे कि हम खुश रह सकते हैं और कह सकते हैं कि अपने आसपास ऐसा वातावरण बना सकते हैं जिससे कि एक बहार भरा मौसम रहे हर वक्त, है ना। बिल्कुल, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो जब हम हरियाली देखते हैं अपने बगीचे के या अपनी बालकनी में लगे हुए पौधों को देखते हैं, वहाँ कुछ फूल खिलते हैं, तो लगता है जैसे कि मन प्रसन्न हो गया, आनंद से भर गया, और जो थकान थी वो तो रही नहीं, और दिन अब पूरा ताजगी भरा ही गुजरने वाला लेकिन है। पहले ये बताओ कि जब ये लगाएंगे फूल तभी तो दिखेंगे ना। सुबह सुबह देख तो लेंगे, लेकिन कैसे देखेंगे अगर लगा ही नहीं होगा। तो भाई इसके लिए तैयारी अक्सर हम कहते रहते हैं कि आप एक किचन गार्डन बनाएं या अपने आसपास घर में छोटे छोटे गमले रख लें, जितनी जगह है उसके अनुरूप कुछ न कुछ बागवानी जरूर करें। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि बागवानी तो है, लेकिन उसके संग संग उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व उसका है वो है जैविक खाद। बिल्कुल, आपके पौधे तभी खिले खिले रहेंगे या बढ़ते रहेंगे जब उसमें खाद डाली जाएगी, और वो अगर जैविक खाद हो, हमारी खुद की बनाई हुई हो, तो क्या बात है। जैविक खाद से क्या होता है कि एक तो प्राकृतिक होती है, इसलिए मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ती रहती है और पूरे वातावरण को, पूरे पर्यावरण को वो नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि फलदायक होती है ना। तो अब जैविक खाद बनाने के लिए जो हमारी रसोई से रोजाना ही जो कचरा निकलता है या फूड वेस्ट निकलता है, बचा हुआ खाना जो हम कह सकते हैं, कि उन सभी चीजों को बहुत आसान तरीके से हम इस्तेमाल करके जो जैविक खाद यानी जो कंपोस्ट है वो बना सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो कंपोस्ट है हमारे जो पौधे हैं उनको हरा भरा बनाए रखेगी और उनको जल्दी जल्दी बढ़ाती रहेगी। जी हाँ, तो जैविक खाद बनाने के लिए सूखी पत्तियां, मसाले, फल और सब्जियों के छिलके, बची हुई जो अनाज है, चाय की पत्ती है, ये सारी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रसोई से निकले हुए कचरे से तैयार जैविक खाद ऑर्गेनिक गार्डन को हरा भरा और हेल्दी रखने में सहायक होती है। और आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग किचन गार्डन में ऑर्गेनिक खेती करना ही पसंद करते हैं, जैविक खेती करना पसंद करते हैं। घर छोटा हो तब भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर की बालकनी में ही हम एक छोटा सा बगीचा बना लें, और अगर जगह है हमारे पास, बड़ी छत है या आंगन है, तो वहाँ अपना एक छोटा सा बगीचा तैयार करके अपना जो शौक है बागवानी का, इसे हम पूरा कर सकते हैं। और इस बगिया में होते हैं कुछ खुशबूदार फूल, कुछ सजावटी पौधे भी होते हैं, और आंगन में जब हम एक किचन गार्डन बनाते हैं तो उसमें छोटे छोटे फल या कुछ सब्जियां भी हम उगा सकते हैं। और ये ना केवल सेहतमंद होते हैं बल्कि इन्हें लगाने की लागत भी कम होती है, और अपने घर की जब सब्जियां हमें मिल जाती हैं या फल मिल जाते हैं तो खाने का जो उत्साह है वो भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। जैविक खाद बनाने के लिए सबसे पहले नाइट्रोजन युक्त हरी वस्तुओं जैसे कि केले के छिलके, बची हुई सब्जियां आदि को अलग रखें। फिर कार्बन युक्त जो सूखी सामग्री जैसे सूखे पत्ते, कागज, कार्डबोर्ड वगैरह को अलग करें। सारी चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने, और अब कम से कम इसको बनाने के लिए थोड़ी सी और भी तकनीकी वो है, कम से कम 14 इंच का एक गड्ढा खोदें, और इस बात का ध्यान रहे कि इसमें नमी और ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छी तरह से हो। तो इस तरह से ये बनाई जाती है। इसमें हमारी एक साथी लिखकर भेज रही है कि जंतु तथा वनस्पतियों से प्राप्त खाद को जैव उर्वरक कहते हैं, और जो वो किसान जो खेती करते हैं और साथ ही पशुओं को भी पालते हैं, वो पशुओं से निकलने वाले मलमूत्र, गोबर आदि, फिर बचा हुआ चारा, घास व पेड़ पौधों के अवशेषों से तैयार खाद को जैविक खाद कहते हैं। ये खाद जो है वो फसल की उपज और पैदावार के लिए अच्छी जानी जाती है। इससे फसल भी काफ़ी अच्छी और विष मुक्त होती है। इससे भूमि की पैदावार क्षमता बढ़ती है। प्रकृति द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म जीव तथा जीवों का तंत्र हमारी खेती के लिए काफ़ी सहयोग कार्य करती है। कह सकते हैं ना कि इससे मिट्टी को ऑक्सीजन मिलती है, वो सांस ले पाती है। और जैसे आपने कहा कि अगर इसको बनाना है तो एक तकनीक है कि 14 इंच का गड्ढा आपको खोदना पड़ेगा, लेकिन गड्ढा नहीं है तो आप एक कंटेनर में भी ये बना सकते हैं। तो जो कंटेनर आप बड़ा ले रहे हैं उसमें 4-5 छोटे छोटे छेद कर लें ताकि जो ऑक्सीजन है वो मिट्टी को मिलती रहे। अब इस कंटेनर या गड्ढे में नाइट्रोजन युक्त हरा कचरा पहले डालना है और उसके ऊपर कार्बन युक्त कचरा फिर हम डाल दें। इस कंटेनर या गड्ढे में नमी बनाए रखने के लिए ऊपर से इसे मिट्टी से डालकर कवर कर देना है, ढक दें पूरी। हाँ,
और फिर इस किचन वेस्ट से खाद बन, ये ऐसे नहीं कि हमने ये सब तैयारी की और तुरंत ही खाद हमें मिल जाएगी, इसके लिए समय लगता है। तो ये समय 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक का समय हो सकता है, और 2 से 3 महीने के बाद डाले गए जो भी अपशिष्ट हैं वो पूरी तरह से सड़ जाते हैं और फिर मिट्टी का ही रूप ले लेते हैं। इस तरह से जैविक खाद जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। हमारे बहुत सारे साथियों ने, एक ने लिखा है कि भाई पिछले साल भी हमने बनाया था, इस बार भी हमने एक घड़ा रख लिया है और इस तरह से उसमें हम तैयार करते हैं। और मतलब ये कह सकते हैं ना कि हमारे, जो हमने पहले ही कहा कि बड़ी तकलीफ होती है कि हम कैसे इसको फेंक दें, ये हरे भरे जो हमारे साथ निकलते हैं हमारे रसोई घर से। तो ऐसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि गृह वाटिका के लिए ऑर्गेनिक खाद आपको हेल्दी रहने में मददगार साबित होती है। सब्जियों के कटे टुकड़े, फलों के टुकड़े, चाय की पत्ती भी लेकिन बहुत अच्छे तरह से पानी से धो दिया जाए तो ही उसको उसमें डालना चाहिए, नहीं तो उसमें शक्कर की मात्रा रहेगी तो गड़बड़ करेगी। शक्कर के साथ साथ दूध की मात्रा है वो भी एक अलग दुर्गंध पैदा कर सकती है उसमें, और नुकसानदेह होती है। फलों के टुकड़े आप डाल सकते हैं, चाय पत्ती तो पहले ही बोला। इन्होंने लिखा है कच्चे कचरों को एक ड्रम में इकट्ठा करके 5-6 महीने में होममेड कंपोस्ट तैयार हो जाता है। इससे आमदनी भी की जा सकती है और पॉलीथीन को इससे हमेशा दूर रखें। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई भाई। और इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, कई सब्जियों में तो इतना ज्यादा कचरा निकलता है, तो उसको फेंकने की बजाय इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिनों जो फल आ रहे हैं, तरबूज है, खरबूजा है, आम है, या जब हरी जो पत्तीदार सब्जियां आती हैं उनमें डंठल बहुत सारे निकलते हैं, उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। छिलके भी बहुत निकलते हैं, जैसे तरोई है, लौकी है, इन सब में भी बहुत ज्यादा हरे छिलके निकलते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि मांस और डेयरी उत्पाद या फिर जो तेलीय पदार्थ होते हैं या फिर टिश्यू पेपर हैं, मछली उत्पाद हैं, इन चीजों का इस्तेमाल हम कंपोस्ट बनाने में ना करें, क्योंकि ये दुर्गंध पैदा कर सकते हैं उसमें, और भी चीजों को सड़ा देंगे। हमारे साथी ने लिखा है कि पिछले साल मैंने बनाई थी जैविक खाद, इस साल भी एक खाली मटके में रसोई से निकलने वाले अपशिष्ट जमा कर रही हूँ, जैसे लहसुन का छिलका, प्याज का छिलका, और सबसे खास अपने बगिया से निकलने वाले फूल पत्तियां जो सूख जाते हैं उन्हें डालती हूँ और इन्हें इकट्ठा करती हूँ। 30-35 दिनों में खाद बनकर तैयार हो जाती है। इसमें थोड़ी मिट्टी डालकर पानी का छिड़काव कर बंद कर देना चाहिए। खास बात इन्होंने लिखी, विशेष करके भी लिखा है कि मैं हरी सब्जियों को बिना छीले बनाती हूँ। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोशिश करें कि जो हरी सब्जियां उनके छिलके न उतारें, है ना। और अब समय हो गया है एक अंतराल का। विविध भारती पर इस समय हमारे सुनने वालों के लिए कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। अंतराल पूरा हो चुका है, हम फिर से हाजिर हो गए हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे कि जैविक खाद की, तो जैविक खाद और भी कई तरह से बनती है। ये तो हो गई कि रसोई घर से निकलने वाले अपशिष्ट की बात हमने की, लेकिन बहुत सूखे पत्ते जो होते हैं उन्हें भी इकट्ठा करके खूब कस के एक ऐसे बैग में आप रख दें और उसमें भी कहते हैं कि थोड़ा सा छाछ आदि का छिड़काव करें, थोड़ी नमी कर दें और खूब टाइट उसको ऐसे बैग में रखें जिसमें थोड़ी हवा आती जाती रहे, तो वो भी 1 वर्ष में बहुत अच्छे से अपने आप तैयार हो जाती है। एक और बड़ी खास चीज है, जो नारियल के जो छिलके होते हैं, सूखे नारियल के, वो भी बहुत अच्छी खाद बनाने में काम करते हैं। हाँ, नारियल के सूखे छिलके, जो नारियल की जो जटाएं जो होती हैं, जटा होती है, उसको तो खूब अच्छे से पीस कर और कूट कर उसको पानी करके उसका पिट भी तैयार कर लेते हैं, तो वो भी ये सब चीजें प्रयोग में आती हैं, बहुत लाभप्रद होती हैं। तो भाई आप इस तरह से इसका इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। और आगे बढ़े हम कार्यक्रम में एक गाने के साथ।
सितारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। मेरी आँखों में आंसू है, मगर आंसू खुशी के हैं। मेरी आँखों में आंसू है, मगर आंसू खुशी के हैं। किसे छोड़ूं किसे पालूं, ये रिश्ते जिंदगी के हैं, ये रिश्ते जिंदगी के हैं। हमें तो नाज है तुम पर, हमारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। उधर दिल है इधर जहाँ है, अजब मुश्किल का सामा है। उधर दिल है इधर जहाँ है, अजब मुश्किल का सामा है। लबों पर मुस्कुराहट है, मगर सांसों में तूफान है, मगर सांसों में तूफान है। ये मैं जानूं या तुम जानो, इशारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। अब हमें मिल गया है एक और विषय जिस पर हमें बात करनी है। हाँ, ये तो हम बता चुके हैं। हाँ, तो ये विषय वो है कि भाई सभी जो किचन में काम करने वाली गृहिणियां हैं, उनके बड़े काम की चीज है। और हर रसोई में खाना पकाने के लिए देखा जा रहा है कि नॉन स्टिक कुकवेयर की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और गाहे बगाहे रेणु जी ये भी सुनने में आता रहता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका इस्तेमाल सही नहीं होता है। जी। लेकिन अगर हम समझ लें कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इनकी देखभाल कैसे करनी है, तो जो हम कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, नुकसान करते हैं, तो उनसे हम बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज़ का प्रयोग अगर ठीक से न किया जाए तो वो नुकसानदेह होता है। और इससे सुविधा तो बहुत ज़्यादा है ही, क्योंकि बनाने में आसान होता है। जैसे जो चीज़ें चिपक जाती हैं तवे आदि पर, वो नहीं इसमें चिपकती, नॉन स्टिक जैसा कि नाम ही है। तो इनको ठीक से अगर देखा जाए तो हम जो होते हैं नुकसान, उनको थोड़ा कम कर सकते हैं। अब होता है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ थोड़ा जैसे कि कम चिकनाई में चीज़ें बन जाती हैं, तो वो भी लाभ है कि आप बिना घी तेल के, बिना चिकनाई लगाए चीज़ें बना लेते हैं। डोसा ही की ही बात करें, चिल्ले हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें बना लेते हैं। इसी बात पर देखिए, एक कमेंट पढ़ती हूँ मैं हमारे एक सुनने वाले का। हमारी एक सखी लिखती हैं कि नॉन स्टिक का सबसे बड़ा फायदा ये है हम गृहिणियों को कि हमें सुंदर सुडौल डोसे बनाने आ गए हैं। अब डोसे के लिए उन्हें सुंदर सुडौल जो शब्द लिखा है वो शायद इसलिए होगा कि बहुत पतले पतले डोसे आसानी से बन जाते हैं नॉन स्टिक तवे पर। और लिखती है कि अब घर के लोग भी अच्छे बनने लगे तो चाव से खाने लगे हैं, डोसा बनाना आ गया है और घर में अक्सर बनते रहते हैं। वहीं हमारी एक साथी लिखती है कि मेरे पास नॉन स्टिक बर्तन नहीं है, एक भी नहीं है। सोच रही हूँ कि डोसा तवा ले लूँ, परंतु इसकी विशेष जानकारी नहीं है। तो भाई विशेष जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी तो हम दे देंगे ताकि आप भी खूब सुडौल डोसा घर में बनाएं और घर वालों को भी अच्छा लगे। तो जानकारी यही है कि
कई तरह की कोटिंग वाले नॉनस्टिक आते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमारे जो सुनने वाले हैं, जो हमारी सखियां हैं, क्योंकि वही किचन में ज़्यादा रहती हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में जान लें। एक तो आती है सिलिकॉन कोटिंग, जो अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने सिलिका जेल को सुरक्षित बताया है। और लेकिन अगर ये निम्न स्तरीय सिलिका जेल लगाया गया तो ये घातक हो सकता है। इसी तरह से टेफ्लॉन अधिक तापमान पर ये परफोरेटिंग कंपाउंड छोड़ता है जो टॉक्सिक हो सकता है। इसी तरह से एनिमल कास्ट आयरन है, इसमें ऊष्मा बेहतर संचालित होती है, इसलिए इसको लगाते हैं। एनिमल आसानी से निकलता नहीं है। उच्च तापमान अगर हो तो भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, कुकिंग की जा सकती है और ये सफाई में भी आसान होता है। इसी तरह से एक कोटिंग है एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की, तो निम्न गुणवत्ता की कोटिंग पकाने के जो दौरान है उसमें जो भी खाना पक रहा है उसे दूषित कर सकता है। तो नुकीले धातु के जो भी बर्तन होते हैं उनसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि जो सिलिकॉन स्पैचुला हैं उन्हें आप इस्तेमाल करें ताकि बर्तन पर स्क्रैच ना पड़े। जी हाँ, तो जैसे कि आमतौर पे हम धातु की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो झरनी हो, तब जो भी हो, चिमटा आदि, तो उनको उससे खुरचे नहीं। इसी तरह से सिरेमिक कोटिंग होती है, लेकिन ये जो सिरेमिक कोटिंग है लगातार घिसने से यहाँ निकलने लगती है नॉन स्टिक में से, इसलिए थोड़ा कम चलते हैं, इसलिए प्रचलित भी थोड़े कम है। हाँ, और एक है ग्रेनाइट कोटिंग। उच्च सघनता के कारण तापमान में बदलाव का इस पर कोई भी असर नहीं होता और ग्रेनाइट कठोर होता है, इसलिए ये जल्दी से खराब भी नहीं होता है। तो जो भी पुराने हो जाते हैं ये नॉनस्टिक बर्तन, आप समय समय पर जब आपको लगने लगे कि कोटिंग निकल रही है तो इनको बदल लें। जी हाँ, लेकिन अगर सामान्य तौर पर हम बात करें तो इसमें तेल चिकनाई तो वैसे ही हम कम लगाते हैं, लेकिन फिर भी जब जहाँ पर किनारे होते हैं या हैंडल के पास जहाँ पर जोड़ होता है, इन सब जगहों पर जब चिकनाई चिपकती जाती है, बढ़ती जाती है, तो उसमें गंदगी बढ़ती जाती है। तो इनको बहुत ध्यान से साफ करते रहें और थोड़ा थोड़ा साफ करते रहेंगे तो जो उसमें जो कहते हैं ना एनामल लगे हैं वो छूटेंगे नहीं। नॉन स्टिक बर्तनों पर कोटिंग जो है जाहिर है कि थोड़ा ध्यान रखें। चम्मच, कड़छी, ये सब जो हम लगाते हैं, जो उसका प्रयोग करते हैं चलाने के लिए, चाहे हम सब्जी बना रहे हों या हम तवे पर डोसा ही अगर बात करें या चिल्ला आदि जो भी बनाते हैं, उसको पलटने आदि के लिए या सब्जी चलाने के लिए जो हम पारंपरिक रूप से जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसका न करें। जो लकड़ी के और प्लास्टिक के आते हैं उनका ही प्रयोग करें, कड़छी आदि। और नॉन स्टिक बर्तन जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा खाना पकाने के बाद, तभी उसको धोना चाहिए। और डिश वॉशर की बजाय आप हाथ से ही इनको धोएं, क्योंकि डिश वॉशर में भी खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एकदम गरम गरम बर्तन को नहीं धोना है, इससे जो नॉन स्टिक परत है, जो लेयर है, उसको नुकसान हो सकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि माइल्ड लिक्विड का इस्तेमाल करें, और जब बर्तन पूरी तरह से सूख जाए तब उसको रखें। वो तो सभी बर्तनों के लिए है, लेकिन हाँ, ये जो है माइल्ड लिक्विड, यानी कि जो भी साबुन का प्रयोग करें वो हल्का हो, बहुत तेज ना हो। तेज होगा तो जो भी उस पर रसायन लगा है, एनामल लगा है, वो नुकसानदेह हो जाएगा उसके लिए। इसी की तरह से जब हम खाना बनाते हैं उसके तुरंत बाद इसको साफ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर वही वाली बात है, इस बात का ख्याल रखें कि बर्तन एकदम गर्म ना हो, उसमें अगर कुछ भी डालेंगे तो उसमें फिर छूटने का जो भी कोटिंग है उसकी वो हट जाएगी। और उन्हें साफ करने के लिए सिंक में पहले इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा न करें, जैसे हम लोगों ने बताया कि तुरंत साफ कर लें। और किसी हार्ड चीज़ का भी प्रयोग न करें, जैसे रगड़ देते हैं हम लोग बहुत अच्छी तरह से, तो ये सब न करें। इसलिए अगर तुरंत साफ कर देंगे तो उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना। और इसके लिए जो स्टील के जूने पारंपरिक जो हम करते आए हैं इस्तेमाल, उनका ना करके जो एकदम सॉफ्ट वाले स्पंज आते हैं या नायलॉन स्क्रबर आते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। और फिर बाद में एक मुलायम कपड़े से पोंछकर बर्तनों से अलग रखते हैं, क्योंकि बर्तनों की रगड़ लगने से भी कोटिंग निकल सकती है। बिल्कुल। नॉनस्टिक बर्तन को खाने से बहुत पहले गर्म करके न रखें। ज़्यादा तेज आंच पर नॉनस्टिक में खाना न पकाएं। बहुत तेज जब आंच होगी तो भी जो इसमें से फ्यूम निकलता है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। और इस बात का भी हमने जिक्र किया कि जो स्पैचुला है या ऑयल ब्रश है, चकला बेलन है, इन चीज़ों को भी तुरंत साफ करके सूखी जगह पर रख देना चाहिए और स्टील वाले इस्तेमाल नहीं करने हैं। लकड़ी की जो चीज़ें हैं वो भी जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि लकड़ी का स्पैचुला अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी सुखा के रखना चाहिए। सुखा कर रखना चाहिए। इसके संग संग अगर गलती से कोई चीज़ अगर चिपक गई है तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ से एनामल निकल चुका है, जो उसकी कोटिंग है वो निकल चुकी है। पहली बात तो उसको पहले ही उसका प्रयोग बंद कर दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोटिंग नहीं निकली है, फिर भी कुछ ऐसा चिपक गया है, तो उसको गर्म पानी में थोड़ी देर रख के छोड़ दें और धीरे धीरे उसको बहुत मुलायम ढंग से उसको निकालने की कोशिश करें। उसको बिल्कुल खुरचे नहीं, चाकू या किसी भी नुकीली चीज़ से, जैसा कि हम आमतौर पर करते हैं, उस तरह से इस पर न करें।
एक तरीका और है कि अगर काले दाग बर्तन पर जम गए हैं तो रगड़ने के वजह हम एक सही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये कि 1 भाग विनेगर में 2 भाग पानी मिलाकर गैस पर चढ़ा दें धीमी धीमी आंच पर, और थोड़ी देर बाद आंच बंद करके इसे ठंडा होने दें। फिर पेपर टॉवल से साफ करके जो माइल्ड सोप है उससे इस बर्तन को धो दें। नॉन स्टिक पैन को बाहर से साफ करने के लिए गर्म पानी में बर्तन धोने का साबुन या डिटर्जेंट मिलाकर साफ कर सकते हैं इसको। फिर वही है कि स्पंज की मदद से बर्तन को साफ करें। और वैसे तो ये देखा जाता है कि कहा जाता है और ध्यान भी रखना चाहिए कि स्टील आदि या धातु के भी जो बर्तन हैं उनमें भी जो स्क्रैच पड़ जाता है, उसमें गंदगी रह जाती है, तो कोशिश करें कि इन सबको ही मुलायम चीज़ों से ही साफ करें, बहुत रगड़े नहीं। और दाग छुड़ाने की अगर बात करें तो बेकिंग सोडा को थोड़ी देर बर्तन में छिड़क कर रख दें, फिर से स्पंज या नायलॉन स्क्रब से साफ कर लें, जो हमने कहा कि पैन को बाहर से कैसे साफ करें। और चिकनाई अगर छुड़ाना है तो हल्का गर्म पानी, बर्तन धोने का साबुन, सिरका और एक नायलॉन का स्क्रबर या स्पंज से का ही इस्तेमाल करें। बाकी खुरचने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर जैसे हमने कहा कि ये सुडौल और सुंदर जो चीज़ बन रही है वो तो ठीक है, लेकिन सेहत पर इसका असर पड़ जाएगा। चलिए अब सुनते हैं एक गाना। पीतल की मेरी गाग रे, दिलड़ी से मोल मंगाई रे। पीतल की मेरी गाग रे, दिलड़ी से मोल मंगाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे। पीतल की मेरी गाग रे। पायलिया बोले ठुमक ठुमक बदली है चाल, हाय हाय बदली है चाल जवानी की, बदली है चाल जवानी की। चुनरी सर के इधर उधर बेशर्मी देख, होए होए बेशर्मी देख दीवानी की, बेशर्मी देख दीवानी की। बदनामी होगी गाँव में, चुनरी कहीं जो तूने गवाई रे। बदनामी होगी गाँव में, चुनरी कहीं जो तूने गवाई रे। पीतल की मेरी गाग रे। सन 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 जिया करे जब गगरी डूबे पानी में, जब गगरी डूबे पानी में। अपना मुखड़ा नया लगे हम जब जब, हम जब जब, हम जब जब देखे पानी में, हम जब जब देखे पानी में। गालों पे लाली आ गई, हाय किसने ये आग लगाई रे। गालों पे लाली आ गई, हाय किसने ये आग लगाई रे। पीतल की मेरी गाग रे, दिलड़ी से मोल मंगाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब बनिया भरन हम जाई रे। पीतल की मेरी गाग रे, पीतल की मेरी गाग रे। हमारे एक साथी ने लिखा है कि गार्डनिंग में उनके पौधों में सफ़ेद सफ़ेद कीड़े से लग गए हैं, तो कह रहे हैं उसको कैसे साफ किया जाए। मिलीबग भी इसको कहते हैं। और बहुत वैसे सबसे आसान उपाय ये है कि जो कंडा होता है या जो गोबर के जो उपले हाँ, बनते हैं उपले होते हैं। उनको आप अच्छे से पका लें, यानी जला लें, और उसकी जो राख निकलती है वो उसको अगर छिड़क देंगे तो बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। लेकिन इसके संग संग एक बात हमारे एक साथी ने, जिन्होंने घर में गार्डनिंग करते हैं, लिखा है करेला छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और उसे पूरी तरह से मट्ठे में भिगो दिया, 4-5 घंटे तक भीगा रहेगा। उसके बाद करेला वापस निकालकर सब्जी बनाने में उपयोग कर लिया गया और उस कड़वे मट्ठे को उस पौधे पर अच्छी तरह से डाल लिया।
तब तक डालें जब तक कि ये सारे जो बग्स जो हैं वो मट्ठे में ना आ जाएं, और बस पौधा बिल्कुल साफ हो जाता है, फिर इस तरह से स्वस्थ हो जाता है। इसी तरह से गोमूत्र का अर्क भी आता है, उसको भी उसकी एक मात्रा होती है, लगभग 10 गुना पानी उसमें मिलाकर छिड़काव कर दें, और बराबर छिड़काव करते रहें। सिर्फ एक बार से ये नहीं साफ होगा, और उसको हाथ से भी आपको साफ करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से साफ करें और स्वस्थ रखें। इसी तरह से नीम को उबालकर वो हल्का गुनगुना पानी आप एक स्प्रे बॉटल में भर के उससे छिड़काव करेंगे, तो ये भी एक तरीका है। नीम के पत्तों को पानी में उबाल लें, और फिर जब ठंडा हो जाए लगभग, तो आप अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं उसको। और अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने बात कही थी कि कुछ ऐसे शरबत हम बताने वाले हैं, ठंडे पेय पदार्थ, जिनसे इस गर्मी में राहत मिल सकती है। तो सौंफ का शरबत जो है वो राहत तो देता ही है गर्मी में, हमें भी होता है, बिल्कुल पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है, और जो गर्मियों में नक्सीर की समस्या होती है उसको भी दूर करने में सहायता देता है। तो इसे बनाने के लिए भीगी हुई सौंफ हमें चाहिए 1 कप, भीगी हुई इलायची चाहिए 40 दाने हैं वो ले लेने हैं, और 1 किलोग्राम चीनी यानी 4.5 कप चीनी लगभग हमें लेनी है। चीनी 3 से 4 टेबलस्पून सौंफ पीसने के लिए हमें अलग से रख देनी है। सौंफ को साफ करके लगभग 1.5 कप पानी में 5 घंटे के लिए भिगो दें, और इलायची को भी धोकर थोड़े से पानी में भिगो दें। सौंफ पीसने के लिए एक मिक्सर जार में सौंफ और साथ में 2-3 टेबलस्पून चीनी को मिला दें, ताकि सौंफ जल्दी से पिस जाए। सौंफ अगर सूखी सूखी लगे तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा सा पानी डालकर बारीक इसका पेस्ट बना लें, बारीक पीस लें। पिसी हुई सौंफ को महीन छलनी या फिर कपड़े से छानकर दबा दबा कर जो भी इसका जूस है वो एक अलग बर्तन में यानी प्याले में निकाल लें। फिर छलनी में बची हुई मोटी सौंफ को एक प्याले में अलग से इकट्ठा कर लें। सारी सौंफ इसी तरह से पीस कर उसका जूस निकाल लीजिए। प्याले में इकट्ठी की गई मोटी सौंफ को फिर से आधा कप पानी मिलाकर दोबारा पीस लें, और फिर से इसे छान लें, तो वो भी जितना जो अर्क बचा है वो भी निकल आएगा। भीगी हुई इलायची को जार में थोड़ी सी चीनी के साथ डालकर एकदम बारीक होने तक पीस लेना है, और इसे भी सौंफ की तरह छान कर मोटा भाग हटाकर जो उसका रस है उसे एक अलग बर्तन में इकट्ठा कर लेना है। अब चाशनी बनानी है, तो चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन में चीनी, सौंफ, इलायची का जूस डालकर रख दीजिए। इसे गाढ़ा होने तक थोड़ी देर तक चलाते हुए पका लें। चाशनी की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जब उसकी बूंद को हम गिराकर देखें तो वो तार की तरह हमें नजर आनी चाहिए। इस तरह की गाढ़ेपन तक आने पर हम चाशनी को चलाते हुए पकाते रहेंगे, और बर्तन के किनारे पर जो भी सौंफ का झाग इकट्ठा हो रहा है उसे निकाल कर एक अलग जगह हमें कर देना है, यानी कि उस झाग को हटाते रहें, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है। और बाद में चेक करें कि शरबत की गाढ़ी कंसिस्टेंसी आ गई है तो हमें गैस बंद कर देनी है। इस तरह से सौंफ का शरबत तैयार है। इसको सर्व करने के लिए 2 चम्मच सौंफ का जो शरबत बना है चाशनी में उसे लेना है, ऊपर से ठंडा पानी या फिर अगर आपको बर्फ की जरूरत लगती है तो वो डालिए, और सौंफ का शरबत तैयार। यानी एक तरीके से ये कंसंट्रेटेड तैयार है, और इसको आपको सादा पानी मिलाकर बढ़ाना होगा, और आपके लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। कभी भी कोई आए, मेहमान आए तो, और या आप गर्मी से आए तो आप तुरंत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से सत्तू का हम बहुत तरह से प्रयोग करते हैं, लेकिन आज हम चूंकि शरबत की बात कर रहे हैं तो इसको बताते हैं कैसे इसका नमकीन शरबत बनाएंगे पीने के लिए। सत्तू का शरबत 2 तरह से फायदेमंद होता है, एक तो ठंडा होता है, दूसरा जब हम बाहर आते हैं तो शरीर को हाइड्रेट भी रखता है। चने का सत्तू ले लें आधा कप, पुदीने के पत्ते चाहिए 10 से 12, और नींबू का रस 2 चम्मच। हरी मिर्च अगर आपको अच्छा लगता है तो वो ले लें आधा, और भुना हुआ जीरा आधा छोटा चम्मच। काला नमक, सफ़ेद नमक स्वाद के हिसाब से। पुदीने के पत्ते को धोकर 2-3 पत्ते साबुत छोड़कर बाकी को बारीक काट लें, और हरी मिर्च भी बारीक काट लें। सबसे पहले सत्तू में थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाकर गुठलियां खत्म होने तक उसको घोल लें। बाद में 1 कप पानी और मिला दें, और फिर घोल में नमक, हरी मिर्च जो पीसी हुई है वो, कटी हुई है वो, और पुदीने की पत्तियां, नींबू का रस और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला लें। सत्तू का नमकीन शरबत तैयार हो गया। ऐसे ही सिर्फ आप 2-4 चम्मच सत्तू और गुड़ लेकर भी घोलकर मीठा शरबत भी बना सकते हैं, और पूरे 1 गिलास पानी में उसको घोल लें और पी लीजिए। एक और शरबत बताते हैं, ये बेल का जूस। गर्मी में अगर बेल का जूस मिले तो ये हमें ठंडक देता है, साथ ही साथ हमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन इसमें बहुत होते हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद हैं। इसे बनाने के लिए सामग्री चाहिए 1 मध्यम आकार का बेल, आधा कप शक्कर यानी कि चीनी, आधा चम्मच काला नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक ले सकते हैं,
आधा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, और बर्फ जितनी आपको ठंडक चाहिए उसके हिसाब से आपको लेनी है। बनाने की विधि कुछ इस तरह से है कि पहले बेल को तोड़कर उसका सारा गूदा यानी जो भी पल्प है उसे निकाल लेना है। एक बड़े बर्तन में बेल का गूदा और पानी मिलाकर लगभग 1 घंटे के लिए अलग से रख दें। भीगने के बाद इस गूदे को किसी भी मैशर की सहायता से अच्छी तरह से पूरा मैश कर लें ताकि जो उसके रेशे हैं और बीज हैं वो अलग अलग हो जाएं। अब थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे तरीके से मिला लें। इसके बाद जूस छानने वाली जो चलनी है उससे मैश किया हुआ जो भी बेल का जूस है उसको छान लें, या फिर आप कपड़ छन भी कर सकते हैं, कपड़े से छान सकते हैं तो एकदम बारीक बारीक निकल आएगा। अब इसमें चीनी, नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दें और अपने हिसाब से उसमें पानी मिलाइए कि कितना गाढ़ा कंसिस्टेंसी आपको चाहिए या कितना पतला रखना है। इसके बाद उसे एक गिलास में निकालें और जितना ठंडा आपको चाहिए उतने बर्फ के टुकड़े डाल दें और आपका बेल का जूस तैयार है। क्या बात है। रह के लुटाया दिल तुझ पे, एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, चुप चुप रह के। दूर दूर गली गली अब तमाम फैल चली, ये क्या किया सैया सांवरे, हो तूने ये क्या किया सैया सांवरे। कौन से गगन के चले दिल ये मेरा लेके चले, दो नैना तेरे बावरे, ओ गोरी दो नैना तेरे बावरे। कुछ कहा तो रूठ गए, दो नैना तेरे बावरे, हो गोरी दो नैना तेरे बावरे। नैन मिले चैन कहाँ, दिल है वहीं तू है जहाँ, ये क्या किया सैया सांवरे, हो तूने ये क्या किया सैया सांवरे। तो हमने बताया कुछ शरबत जो कि गर्मी से राहत दे सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कोकम है उसका शरबत बना सकते हैं हमारे जो सुनने वाले हैं। गुलाब, जो देसी गुलाब आता है इन दिनों खूब आता है, तो गुलकंद भी इन्हीं दिनों में तैयार किया जाता है और गुलाब का शरबत भी इन्हीं दिनों में बनाया जाता है। जी हाँ, तो इस तरीके की चीजों का प्रयोग करें। खान पान पर अगर ध्यान रखेंगे और जो मौसम के फल आ रहे हैं उनका अगर हम खूब प्रयोग करेंगे तो जो भी हमारी बीमारियां हैं होने वाली हैं वो दूर रहेंगे हमसे, है कि नहीं। बिल्कुल, जो ताजा फल है उनका हम दूध में डालकर शेक भी बना सकते हैं, लेकिन जो जूसी फ्रूट है उनका हम जूस पी सकते हैं जो हमें सेहतमंद रखेगा। और बाजार से जो तैयार जूस आते हैं उनकी बजाय अगर हम घर में तैयार करते हैं तो वो कई गुना अच्छे होते हैं। बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि आप उसी का प्रयोग करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और कार्यक्रम यूं ही सुनते रहें। लेकिन कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, तो इसीलिए इजाजत लेते हैं सभी को। चंचल वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।